Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the live session of daily news analysis. Today is 5th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss with you various important news which can be relevant for your examination. So, the first one is digital detox. Recently, the Karnataka government has launched a scheme that is digital detox. It's a kind of initiative in collaboration with other private entities, that is All India Game Developers Forum and the NIMHANS. So this is the context. You know कि वर्ल्ड लेवल पर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्शन लोगों में बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में ह्यूमन कंसर्न या मैं कहूँ कि पूरी सोसाइटी का कंसर्न है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल कंसर्न है कि हमारी जो आने वाली यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, या हमारी जो अभी की इससे पुरानी भी जनरेशन है, उसमें भी बहुत बड़े लेवल तक हमको मोबाइल या स्क्रीन का एडिक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ह्यूमंस को, जैसे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको डिक्रीजिंग अटेंशन हो रहा है, मींस कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो रही है, बहुत अच्छे से उनकी जो मेमोरी है वो वर्क नहीं कर पा रही है, स्ट्रेंड रियल वर्ल्ड में जो है उनके जो रिलेशंस हैं वो मींस नेगेटिव हो रहे हैं। बिकॉज जब आप ऑल टाइम मोबाइल की दुनिया में ही एंटर रहोगे, उसी में रहोगे, तो आपको दिक्कत होने वाली है कि सोसाइटी के साथ में जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है। और जब हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी व्यक्ति के साथ वहाँ पर फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट थिंग्स होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होती हैं। बट जब हम रियल वर्ल्ड में सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वो कुछ डिफरेंट होता है। बिकॉज जो ह्यूमंस हैं दे आर नॉट बटन्स, मीन्स दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय बटन्स, दे हैव इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस, बहुत सारे उनके इश्यूज होते हैं। और बिकॉज ह्यूमंस के साथ में इमोशंस होते हैं तो उनको आप उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरीके से हम मोबाइल को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कर्नाटका ने अपने स्टेट लेवल पर डिजिटल डिटॉक्स को लेकर के एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या है ये डिजिटल डिटॉक्स? अ पीरियड ऑफ टाइम, उस समय जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, कोई भी है, वो जानबूझ करके डेलिबरेटली क्या करे, इंटेंशनली रिड्यूस करे अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ऑनलाइन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप। मीन्स वो इंटेंशनली अपने मीन्स जो आईज हैं उनको रिलैक्स दे, माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स दे, और जो बार बार उनका यूज करता रहता है उसको क्या करे, रिड्यूस करे उस टाइम को। तो इनिशिएटिव क्या करेगा ये कि एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को सपोर्ट करेगा कि आप ऐसा ना हो कि गेम में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गेम जब वहां पर प्ले करते हैं तो 3-3 4-4 घंटे तक शाम शाम तक गेम खेलते रहते हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनमें इसके लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा और पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी बेस्ड कनेक्शंस हैं, वर्कशॉप्स वगैरह हैं, वो सब लगाई जाएंगी और मींस ह्यूमन बीइंग्स को इसके बारे में बताया जाएगा कि आपको मोबाइल से बचना है। तो इससे क्या होगी, जब अवेयरनेस वगैरह पहुंचेगी लोगों तक, वो अवेयर होंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कि जो बहुत ज़्यादा आप जो यूज कर रहे हो मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइसेस का, तो उससे बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स हैं। उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे मीन्स उस एडिक्शन से हम बाहर निकल सकते हैं, इस पर भी बहुत सारी एडवाइसेस दी जाएंगी। इसमें साइकोलॉजिस्ट वगैरह का भी हेल्प लिया जाएगा। तो ये था डिजिटल डिटॉक्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। आप भी इसको अपने लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल के एडिक्शन से बच सकते हैं। अदरवाइज आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट का नंबर है 284 रिपोर्ट। इसका टाइटल है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इन्होंने अभी इस रिपोर्ट को जो है पब्लिक किया है
क्या था इस रिपोर्ट में, क्या इसका कंटेक्स्ट था, क्यों ये रिपोर्ट आई, इसकी क्या जो है रिक्वायरमेंट थी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं वगैरह, उन सबको हम जानते हैं। देखो रिसेंटली अभी 22nd लॉ कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है सेल्फ कॉग्निजेंस। मीन्स अगर इसको कहूं मैं कि किसी ने इनके पास में कोई कंप्लेंट नहीं की, किसी ने इनको ऑर्डर नहीं दिया, या किसी ने इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जब खुद से ही कोई एक्शन लिया जाता है उसको हम सुओ मोटो बोलते हैं। और कॉग्निजेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा, उसको संज्ञान में लिया है, ध्यान में लिया है। क्या रिपोर्ट बनाई उन्होंने? टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग इंसिडेंट्स ऑन ऑफ वैंडलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस टू द एक्सचेकर। देखो हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं ऑल ओवर इंडिया, और वर्ल्ड लेवल पर भी हमें देखने को मिलते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो भीड़ होती है, जो मॉब होती है, वो क्या करती है कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली मुंबई में मीरा रोड पर हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। दिल्ली में ही बहुत दिन तक एक इश्यू चला था, शाहीन बाग को पूरा का पूरा वहां पर कब्जा कर लिया था और रास्तों को रोक दिया गया था। दूसरा, जब अग्निवीर स्कीम आई थी तो उस पर कई जगह पर दंगे हुए थे। वहां पर जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, उनको फोड़ दिया गया, ठीक है, या और भी पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज किया गया। जो गवर्नमेंट एजेंसीज की बसेस वगैरह हैं उन सबको भी जला दिया गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमको बार बार देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या किया गया है, 22nd लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इन चीजों को क्या किया है, इंक्लूड किया है। क्या है देखो, और इन्होंने किस पर फोकस किया है, इशू ऑफ विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्लेस और वे। इन्होंने इसको भी इश्यू में मींस हाईलाइट किया है इस प्रॉब्लम को कि कई बार लोग क्या करते हैं, कहीं भी धरना देते हैं या जो है प्रोसेशन निकालते हैं, जैसे शाहीन बाग में हुआ। जो पब्लिक वे हैं, रास्ते हैं, जो पार्क्स हैं, उन सबको जानबूझ करके उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और उनसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लॉ कमीशन ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए, they should have some specific provisions or specific laws to deal with such kind of problems। तो हमारे पास ऐसे लॉ होने चाहिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कर सके। इन्होंने कहा कि देखो अभी तक हमारे पास में कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजंस हैं कि उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, पब्लिक पाथवेज वगैरह को जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ऐसा लॉ हो। तो बहुत जगह पर ऐसे लॉज अभी भी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार पर कि जो फुटपाथ हैं उस पर जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, दुकान वाले होते हैं, दिल्ली में तो आप देख लीजिए चारों तरफ जो फुटपाथ हैं उनको ऑलरेडी उन्होंने उन पर कब्जा कर रखा है। लोगों को पैदल चलने के लिए भी रास्ता आजकल उनके पास में लोगों को नहीं मिलता। इस तरीके से उन पर कब्जा कर रखे हैं। आप करोल बाग के ही कुछ एरियाज में देख लीजिए, पूरा कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए जो ऐसे प्रोविजंस उसमें लेकर के आए। तो और क्या रिकमेंडेशन दी है लॉ कमीशन ने? उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट करिए आप पीडीपीपी के इसमें एक्ट में। क्या है ये? प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। ये 1984 का एक्ट है। इसमें प्रोविजंस हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको यदि कोई डैमेज करता है तो उसको प्रिवेंशन, उसका कैसे, उसको क्या पनिशमेंट होंगे, कैसे उसकी रिकवरी होगी, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के इसमें क्या है, प्रोविजंस है। क्या रिकमेंडेशन दी उन्होंने कि वन ऑफ द कंडीशंस फॉर बेल, इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है और उस पर चार्जेस हैं और ये प्रूफ हो जाता है, मींस उस पर चार्जेस हैं किसके, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के। सपोज करो कि दंगाइयों ने कहीं पर दंगा किया, जैसे कि मीरा रोड पर किया, तो उनको अरेस्ट किया गया होगा पुलिस ने, ठीक है। तो अब जो उनका एडवोकेट होगा, डिफेंडेंट जो होगा, वो क्या करेगा, वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन का कहना है कि बेल इनको तब दी जाए जब इनसे उस मनी की रिकवरी कर ली जाए। इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, किसी की भी प्रॉपर्टी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको उन्होंने डैमेज किया, बसेस में आग लगाई या और भी ऐसे कुछ काम किए,
तो उसकी पहले इनसे भरपाई कर ली जाए। मीन्स जो उस पब्लिक प्रॉपर्टी की डैमेज जितना किया, जितनी उसकी कॉस्ट आती है, यदि आप उसको पहले पे कर देंगे फिर आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज आपको बेल नहीं मिलेगी। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ऐसे प्रोविजंस हमको लाने चाहिए ऐसे केसेस में जहां बेल जब भी कोई मांगे तो उतने अमाउंट को आप पहले पे करो जितना आपने डैमेज किया है। और उन्होंने कहा कि इस पर लॉ लेकर के आइए, कॉम्प्रहेंसिव लॉ लेकर के आइए जिसमें विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वेज, पार्क्स, ग्राउंड्स इनका जो कर लेते हैं उनको लेकर के लाइए। हालांकि ऑल्सो रिलेटेड प्रोविजन कैन बी इंक्लूडेड इन बीएनएस। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोविजंस को हम भारतीय न्याय संहिता में भी यूज कर सकते हैं, वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है किसने? बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता। कॉन्स्टिट्यूशन के इस एस्पेक्ट हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं कि भाई आर्टिकल 19 में आपको प्रोटेस्ट वगैरह करने का राइट है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन विच क्रिएट्स न्यूजेंस या डिस्टर्बेंसेस आर नॉट कवर अंडर इट। अब ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशंस जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, वायलेंस क्रिएट करते हो, वो इस आर्टिकल 19 में कवर नहीं होते। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हमें बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, 11 ड्यूटीज वहां पर दी गई हैं। उनमें से एक ड्यूटी है 51A में दी गई है, आर्टिकल 51A में, कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। मीन्स ये एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करे, उसकी रक्षा करे, ना कि उसको डैमेज करे, और वायलेंस से क्या रहे, दूर रहे। ये ड्यूटी बनती है हमारी सबकी। लेकिन दंगाई इन सारी चीजों को भूल करके, दंगाइयों को ही पता ही कहाँ है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ पता नहीं होता। अगर पता होता तो वो इतनी आसानी से लोगों के बहकावे में आकर के रोड पर पत्थर फेंकने ना निकल पड़ते। ठीक है, वो अलग टाइप के लोग हैं जो जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती कि इनसे कितना बड़ा लॉस होता है जब आप मीन्स किसी की गाड़ी में आग लगा देते हैं, है ना। तो बेचारा हो सकता है वो कहीं से रेंट पे लाया हो, है ना, या आपने जो है आपने किसी रोड को ब्लॉक कर लिया और वहां से कोई एम्बुलेंस में कोई पेशेंट जा रहा है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो आपने उसको रास्ता नहीं दिया, और हो सकता है उसको अगर जल्दी इलाज मिल जाता तो बच जाता। कई बार ऐसे केसेस में डेथ हो जाती है पेशेंट की। ये सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, तो लॉ कमीशन ने इन सारी चीजों को क्या किया है, संज्ञान में लिया है, कॉग्निजेंस का दिया है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद मिसचीफ रिजल्टिंग इन डैमेज। इनके रिगार्डिंग में आपको बता ही चुका हूं, और ऐसे कुछ सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास थे। सेक्शन 425, सेक्शन 440 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसमें पहले से थे। सेवरल सेक्शंस को हमने भारतीय न्याय संहिता में फिर से यूज किया है, जो आईपीसी के सेक्ट को क्या करने वाली है, जो रिप्लेस करने वाली है। तो इसका जो हम अगर जिस्ट की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि जो कहीं भी कोई भी आकर के पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं देते, पार्क्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसको अभी सेलिब्रेट किया गया है। आपको पता होगा कि ये 22 को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसके सेलिब्रेशन के लिए जिस जगह को सिलेक्ट किया गया था वो था सिरपुर लेक। ये कहाँ पर है, इंदौर में है। इंदौर कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये वही इंदौर है जहाँ का पोहा बहुत पॉपुलर है। और ये वही इंदौर है जो लास्ट 6 ईयर से क्लीनेस्ट सिटीज में क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, सबसे साफ स्वच्छ शहर है किसका, ये जो इंदौर है मध्य प्रदेश का। तो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, वो है इंदौर। तो भाई इंदौर वालों को एक थैंक्स हमारा बनता है कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से अपने शहर को क्या रखें, नंबर 1 पर बनाए रखें। अच्छा, नेक्स्ट हम बाकी अदर जो सिटीज हैं उनके सिटीजन्स को भी, उनके जो मीन्स जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो अपने शहर को क्लीन करने की कोशिश करें, उनको भी मेंटेन करने का प्रयास करें, तो उनका भी शहर जो है नंबर 1 पे आए। इस बार इस वेटलैंड डे की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग।
ठीक है, बिकॉज आपको पता होगा वेटलैंड से ह्यूमन वेलबींग का बड़ा संबंध है। इसको हम क्लास में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और प्रीवियस जो है हमारे जो डेली न्यूज एनालिसिस है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाई दिस इज द डेट व्हिच हैज बीन सिलेक्टेड टू सेलिब्रेट दिस डे। तो ये इसलिए सिलेक्ट की गई कि देयर वाज एन इवेंट इन 1971 के उस समय रामसर जो कन्वेंशन है इट वाज साइन। जब ये इस दिन साइन हुआ तो उस दिन 2 फरवरी ही थी। रामसर कहाँ पर है? ईरान में है, ईरान में। तो वहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। एक्चुअल में क्या है? वेटलैंड कन्वेंशन है, ठीक है। और इंडिया इसका पार्टी ऑलरेडी है 1982 से ही। तो अबाउट अगर हम सिरपुर लेक की बात करें तो ये लोकेट करता है किसमें? इंदौर में। और ये अल्कलाइन है, शैलो है, न्यूट्रिएंट रिच बहुत सारा है इसमें और प्रोन टू फ्लड्स कई बार इस जो है इस लेक के थ्रू आते रहते हैं। तो देखो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए, यहाँ से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। मीन्स अगर यहाँ से क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि वेटलैंड कन्वेंशन क्या है, तो रामसन कन्वेंशन क्या है, कब ये साइन हुआ, कहाँ पर हुआ, है ना, ये किसके लिए है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। नाउ एक पोर्टल अभी लॉन्च किया है दैट इज घर पोर्टल। क्या नाम है इसका? घर पोर्टल। तो आप जनरली आइडिया लगा रहे होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वगैरह ने इसको बनाया होगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स हैव सम आइडिया अबाउट इट्स कंटेक्स्ट। घर पोर्टल इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। किसका है? पोर्टल वाज लॉन्च्ड अर्लियर बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इस कमीशन ने इसको लॉन्च किया है। क्या है? कि घर जाएं बच्चे अपने और अपनी फैमिली के साथ में दोबारा से रीयूनाइट हो जाए। तो ये है इसका मेन पर्पस। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स। देखो इस पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो पोर्टल डिजिटली मॉनिटर्स एंड ट्रैक्स रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देखो बच्चे जब खो जाते हैं या उनके साथ में कोई क्राइम हो जाता है या किडनैपिंग हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे केसेस वगैरह चलते हैं चाइल्ड के रिलेशन में, या चाइल्ड जब भी कोई क्राइम कर देते हैं मींस, तो बाद में उनको फैमिली के साथ में रीएडजस्ट करना, उनको रीस्टोरेशन करना। या सपोज करो इंडिया में कोई एक बच्चा है और वो कहाँ से आया? किसी अदर कंट्री का था और उसने यहाँ आ गया कैसे भी करके, या उसके माता पिता से बिछड़ गया, कुछ भी हुआ, तो ऐसे बच्चों का रिपैट्रिएशन किया जाता है, ठीक है। या मीन्स कोई बच्चा होता है ना, कई बार बच्चे गुस्से में आए और ट्रेन में बैठ के और यूपी का बच्चा पहुंच गया कहाँ पर? कर्नाटक, ठीक है। अब बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस वहां पर पहुंच गया, ना इसको फोन नंबर याद है ना एड्रेस पता है, बस पहुंच गया वहां पर। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आती है, बच्चे गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एज पर द प्रोटोकॉल्स। अब इन सबका किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, जो है बनाया गया है इस पोर्टल को। क्या क्या इसकी हाइलाइट्स हैं इस पोर्टल की? देखो क्या बहुत अच्छी चीज इस पोर्टल के थ्रू होने वाली है। बच्चा जब गुम हो जाता है तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो अब जो बच्चा गुम हो जाएगा उसकी डिजिटल ट्रैकिंग हो सकेगी, उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी कि बच्चा कहाँ पर है, किसके यहाँ है, कौन सी जेल में है, या किस थाने में है, किस सेंटर पर है, किस केयर सेंटर पर है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, वो सारी चीजें यहाँ से क्या हो पाएगा? ट्रैक हो पाएगा। अच्छा, अब केसेस जब ट्रांसफर होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। तो जो केसेस होगा, मान लीजिए एक थाने का केस है और ये स्टेट है आपका यूपी, और यहाँ से उस केस को ट्रांसफर करना है कहाँ पर? कर्नाटका। अब होता क्या था कि कर्नाटका से कोई पुलिस आएगी, वो यहाँ से उन फाइल को लेकर के जाएंगे, डाक जाएगी, उसके थ्रू होगा। इसमें क्या थ्रू होगा कि अब ऐसे केस को डिजिटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पोर्टल के थ्रू कर्नाटका की पुलिस भी जुड़ी होगी और यूपी की पुलिस भी जुड़ी होगी। तो आपस में बहुत तेजी से इसको क्या कर पाएंगे? वो केसेस को ट्रांसफर कर पाएंगे, तो जिससे कि क्या होगा? स्पीडी जस्टिस उनको बच्चों को मिल पाएगा। वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है कई बार। तो सपोज करो भाई कर्नाटक का बच्चा हिंदी जानता नहीं है, वहां से आ गया, अब वो यहाँ पर कैसे बताए? अब बच्चों मीन्स उसको चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर है या उस डिपार्टमेंट के और भी ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं आती कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़, तो वो क्या करेंगे? इस पोर्टल पर अपनी डिमांड प्लेस कर देंगे कि हमको एक इस थाने में इस जगह पर क्या चाहिए?
एक ट्रांसलेटर चाहिए इस लैंग्वेज का। तो हो गया काम आपका। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है भाई, देखो बहुत सारे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, ऑल ओवर इंडिया क्या होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज होती हैं चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, वेलफेयर कमेटीज होती हैं, वो सब इससे कनेक्ट होंगी। फॉर्म वगैरह फिल करने होंगे बच्चों के केसेस के रिगार्डिंग में, वहां पर उनको चेक लिस्ट मिलेगी, ये वाली प्रॉब्लम है, नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है, तो उससे वो केस वगैरह ठीक तरीके से कवर हो पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी चल रही है बच्चों के लिए, उन वो सारी की सारी स्कीम इस पोर्टल पर क्या कर दी जाएंगी, कनेक्ट कर दी जाएंगी। कि बच्चा जब मान लीजिए जेल से निकल करके आया, रिहेबिलिटेशन सेंटर से या रिफॉर्मेशन सेंटर से निकल करके आया, तो अब उसके घर वालों की मदद के लिए अब गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जरूरी थोड़ी सबको पता हो कि उन कौन सी स्कीम चल रही है, तो उन स्कीम की लिस्ट यहाँ पर उनको मिल जाएगी। तो उन स्कीम पर वो क्लिक करेंगे और उस बच्चे का एप्लीकेशन वहाँ पे वहीं पर सबमिट हो जाएगा, उनको हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से ये पोर्टल बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। एनसीपीसीआर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक एपेक्स बॉडी है किसके लिए, चिल्ड्रंस के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 में इसको बनाया गया था अलग से एक एक्ट ला करके। क्या था एक्ट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। तो इसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, क्या किया जाता है, चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसके पास में देखो, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो आरटीई हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इन सब के इम्प्लीमेंटेशन, इन सब से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास में आती है। इन सबको ये इम्प्लीमेंट करने का काम इसका है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। रिसेंटली आपको पता होगा कि अभी इंटरिम बजट पेश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने एक स्कीम पर फोकस किया है, एक इनिशिएटिव लिया है। उसमें क्या है कि भाई जितनी भी कंपनीज होंगी उनको आईएसडी के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन उनको अपना करना होगा। ये कर दिया इन्होंने कंपलसरी। नाउ इट बिकम्स नेसेसरी दैट यू नो व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन और आईएसडी। तो ये क्या है भाई, देखो सपोज करो कि आप एक कंपनी है और आप बनाते हो ब्रेड। आपकी दिल्ली में भी ब्रांच है, आपकी यूपी में ब्रांचेस हैं, आपकी कर्नाटका में ब्रांचेस हैं। अब सपोज करो आपका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। आपने यहाँ से क्या किया, अपने लिए मीन्स जो फ्लोर है, आटा है, ऐसे और कुछ भी इनपुट है वो परचेज किया। आप फिर परचेज करके इसको कहाँ भेज रहे हैं, यूपी भेज रहे हैं, कर्नाटक भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं। तो जब इस माल को लेकर के जो ट्रक है, जो व्हीकल्स है, वो लेकर के जाएंगे, तो रास्ते में इनको कौन चेकअप करेगा, जो जीएसटी वाले होंगे वो सब चेक करेंगे कि दिखाओ भाई कहाँ है। तो होगा क्या, इनको आएगी फिर प्रॉब्लम जीएसटी की, ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पर परचेज किया है दिल्ली और आप भेज रहे इसको कर्नाटका, तो जगह जगह पर प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आप अपने आप को आईएसडी के लिए रजिस्टर कर दो। तो आपने परचेज किया अपनी एक ब्रांच के लिए, ठीक है, तो आप उस माल को कहाँ भेज सकते हो, बहुत सारे स्टेट्स में जगह जगह पर सेंड कर दो और उस आईएसडी का रजिस्ट्रेशन उसके साथ में अटैच कर दो। तो आप बता सकते हैं कि ये हम कहीं दूसरी जगह बेचने के लिए नहीं ले जा रहे, और इस प्रोडक्ट पर हम एक बार टैक्स दे चुके हैं और ये हमारे इंटरनल यूज के लिए है और हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जा रहा है, ठीक है। तो बार बार आपको परचेज और वो वाले बिल वगैरह सब शो नहीं करने होंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये सारी चीजों को क्या किया है, ऐड किया है इन्होंने। तो इससे क्या होगा कि जो डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, कई बार सामान को, जो गुड्स होता है उनको सीज कर लेती है अथॉरिटीज, है ना, वो फिर लीगल केस चलता है, तब तक उसका माल जो है, वो आटा वगैरह ऐसा कुछ है, वो खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें उससे सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। अब नाम लग रहा होगा कि ये मेला है कोई, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली क्या किया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया। इसका मतलब जब इंडिया के प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो कोई छोटा तो नहीं होगा। ये 37th इसका एडिशन हुआ है। कहाँ लगता है, सूरज कुंड हरियाणा में। ये वही सूरज कुंड का आसपास का एरिया है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, दैट इज कुरुक्षेत्र। देखो यहाँ पर इसकी खासियत वगैरह क्या है वो सब जानते हैं करके। देखो ये शोकेस करता है किसको,
richness and diversity of handicrafts। ठीक है, इट मीन्स यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे इस मेले में वो सब कैसे होंगे, हैंडीक्राफ्ट। तो लोग अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के शो करेंगे, लोग यहाँ घूमने आएंगे, उनको परचेज करेंगे। तो इसका मेन काम किस पर है, हैंडीक्राफ्ट पर है, हैंडीलूम्स पर है। और कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया मीन्स यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी लोग आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर के, यहाँ पर कर्नाटक से भी आ रहे हैं, अंडमान निकोबार से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, मीन्स इंडिया के चारों कॉर्नर से क्या आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आएंगे, अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे। तो यहाँ कल्चरल जो मीन्स हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो क्या होंगे, यूनाइट होंगे। वो एक दूसरे के कल्चर को हम जानेंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। बिकॉज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या शो करते हैं, उस सोसाइटी की मेंटल स्टेट को भी शो करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इस फेयर की अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट के मामले में लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट क्या है, ये फेयर है जिसमें हाथ के बने प्रोडक्ट चलते हैं। इसको 2013 में इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस दे दिया था। और एवरी ईयर इसमें क्या होता है, किसी एक कंट्री को पार्टनर बनाया जाता है। तो अभी जो हम कह रहे थे कि इंडिया के चारों कॉर्नर से लेकर के आ रहे हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट, तो केवल इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से भी इसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो और बहुत सारे कंट्रीज के मीन्स जो पीपल है वो यहाँ आएंगे। देखो इस बार इन्होंने पार्टनर बनाया है किसको, तंजानिया को, है ना। तंजानिया, इसका मतलब इससे पहले किसी और कंट्री को, नेक्स्ट ईयर किसी अदर कंट्री को हम अपना पार्टनर बनाएंगे। तो हम पूरे वर्ल्ड के साथ अपने इस फेयर को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इस बार जो थीम स्टेट है वो है हमारा गुजरात, कि गुजरात का कल्चर इसमें छाया रहेगा। कल्चरल पार्टनर की अगर हम बात करें तो इस बार हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको हमने क्या बनाया है, अपना पार्टनर बनाया है इसमें कल्चर को शो करने के लिए। तो आज हमने कई सारी न्यूज डिस्कस की। देखो सूरजकुंड का मेला डिस्कस किया, इसके क्या की पॉइंट थे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने किया, और घर पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, एनसीपीआर क्या है, कैसे ये काम करेगा, वो सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने उससे पहले देखा हमने कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है, इस बार कहाँ पर हुआ है, कब ये साइन हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, वो सारी चीजें भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। दूसरा हमने देखा कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चीजों को सजेस्ट किया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज करने वाले हैं उनसे कैसे डील किया जाए। ठीक है, फिर हमने डिजिटल डिटॉक्स को भी देखा। कर्नाटक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मीन्स स्टेप है ये, बच्चों को, युवाओं को से मोबाइल के एडिक्शन से बचाने के लिए। सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू end today's session in the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए goodbye, take care.